Hello friends, welcome to my YouTube channel Infinite Knowledge, and today we're gonna talk about one of the basic and one of the most important topic in serial communication, and that is known as mode of serial communication। तो मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बना के रखा है एस्कॉन रजिस्टर के ऊपर। उसमें मैंने दिखाया था कि डिफरेंट मोड कैसे होते हैं, उसका इंपॉर्टेंट क्या है, आप डिफरेंट मोड कैसे सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन मैंने वो नहीं बताया था कि एक्चुअली मोड ज़ीरो में क्या रहता है, मोड ज़ीरो क्या करता है, उसका फंक्शनिंग क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, सेम मोड वन क्या है, मोड टू क्या है, मोड थ्री क्या है। तो उसको हम आज इन डेप्थ देखने वाले हैं। और ये वीडियो देखने के बाद मैं डैम श्योर हूँ कि आपको मोड में जो भी डाउट था वो कैसे वर्क करता है, कुछ भी, वो सब कुछ एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो मैं थोड़ा बेसिक पहले ले लेता हूँ, जो कि आपको पता ही, आपने आगे वाला वीडियो देखा होगा एस्कॉन वाला। तो मोड ज़ीरो क्या रहता है, मोड ज़ीरो में अपना शिफ्ट रजिस्टर का यूज़ होता है। शिफ्ट रजिस्टर क्या है वो मैं आगे दिखा रहा हूँ। और शिफ्ट रजिस्टर विथ फिक्स बॉड रेट, इसका बॉड रेट जो होता है, बॉड रेट मतलब आपको पता होगा कि कितनी बिट्स पर सेकंड, मतलब कम्युनिकेशन कितना फास्ट हो रहा है माइक्रो कंट्रोलर टू एनी डिवाइस, कितना फास्ट बिट्स, कितनी बिट्स पर सेकंड ट्रांसफ़र हो रही है, उसको मैं क्या बोल रहा हूँ, उसकी जो स्पीड है, रेट एट विच बिट्स ट्रांसफ़र, उसको मैं बॉड रेट बोलता हूँ। इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है, आप जो सीक्वेंस देखते आ रहे हो, सीरीज देखते आ रहे होंगे, तो आपको पता होगा कि बॉड रेट क्या है। ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया बेसिक समझाने के लिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। मोड वन है वो आपका कैसा है, 8 बिट का है। 8 बिट मतलब 8 बिट डेटा ट्रांसफ़र होगा और विथ वेरिएबल बॉड रेट, इसका बॉड रेट है वेरिएबल है। अभी मैं बोल रहा हूँ कि डिफरेंट बॉड रेट पे ये मोड काम करता है, लेकिन वो कैसे करता है, वो टाइमर वन से करता है, टाइमर की हेल्प से करता है। तो ये कैसे काम करता है वो इन डेप्थ देखने वाले हैं आगे। अभी आप ऐसा समझ लो कि 8 बिट का मोड है और उसका जो बॉड रेट है वो वेरिएबल है। सेम ये जो है वो 9 बिट का मोड है और इसका जो वेरिएबल है बॉड रेट है वो फिक्स बॉड रेट है। उसमें दो बॉड रेट फिक्स है, और वो क्यों फिक्स है, उसकी इक्वेशन क्या है, आप कैसे सिलेक्ट कर सकते हो, वो अभी हम आगे देखने वाले। बेसिक समझो आप पहले। और ये भी 9 बिट का मोड है और इसमें बॉड रेट है जो वेरिएबल है, सेम टू सेम मोड वन की तरह। ये जो मोड वन है वो सेम मोड थ्री है, लेकिन इसमें 8 बिट डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है, इसमें 9 बिट डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है। क्योंकि जो 9th बिट है, आपको पता होगा कि जो 9th बिट है वो RB8 एंड TB8 इसके लिए रिजर्व रहता है। RB8 और TB8 क्या है, एक बीट है, एक लोकेशन है, किसके अंदर, एस्कॉन रजिस्टर के अंदर। आपने देखा होगा एस्कॉन वाला वीडियो, तो आपको पता होगा कि RB8 जो है वो रिसीविंग बीट है, वो 9th बिट जो रिसीव करता है वो है 9th बिट। और जो TB8 है वो क्या, 9th बिट जो ट्रांसफ़र करता है वो इसमें स्टोर होती है। तो ये अपना बेसिक हो गया मोड का। अभी हम डायरेक्टली स्विच करते हैं मोड ज़ीरो की तरफ। मोड ज़ीरो हम पहले देखते हैं। तो ये अपने मोड ज़ीरो स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता होगा कि जो मेरा पहला वीडियो था, इंट्रोडक्शन का वीडियो, उसमें मैंने शिफ्ट रजिस्टर का फंक्शन बताया था कि शिफ्ट रजिस्टर क्या करता है। तो आपको बताया होगा कि मैंने कि अपना पैरेलल टू सीरियल कन्वर्टर रहता है और पैरेलल टू सीरियल शिफ्ट रजिस्टर रहता है। वो जो पैरेलली 8 बिट डेटा जाता है उसको एक एक बिट में कन्वर्ट करता है, और वो एक बिट सिंगल वायर थ्रू कम्युनिकेट होता है और दूसरे शिफ्ट रजिस्टर के ऊपर पहुंचता है। तो ये अपना सीरियल टू पैरेलल होता है। तो यहाँ पर मुझे पैरेलली 8 बिट डेटा फिर से मिल जाता है, जो ये डेटा था वो मुझे यहाँ पर मिल गया रिसीवर एंड के ऊपर। तो ये सिंपल रजिस्टर ऐसे फंक्शंस करता है, और उसके ऊपर क्लॉक रहता है, जो कि क्लॉक का फ्रीक्वेंसी हम असाइन करते हैं, वो हम आगे देखने वाले। लेकिन ये सिंपल कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पर 8 बिट डेटा है, उसको मैंने 1 बिट डेटा में कन्वर्ट किया और एक से एक बाद एक मैंने डेटा ट्रांसफ़र किया। ये अपना सीरियल कम्युनिकेशन का बेसिक है। और यहाँ पर जो हमने यूज़ किया वो शिफ्ट रजिस्टर यूज़ किया। तो ये जो अपना मोड ज़ीरो है, तो मोड ज़ीरो अपना स्पेशल मोड है। वो कौन से कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल को फॉलो करता है, वो सिंक्रोनस कम्युनिकेशन को फॉलो करता है, सिंक्रोनस कम्युनिकेशन। तो ये सिंक्रोनस कम्युनिकेशन को फॉलो करता है। तो आपने आगे के वीडियो देखा होगा कि व्हाट इज सिंक्रोनस कम्युनिकेशन, व्हाट इज ए सिंक्रोनस कम्युनिकेशन। तो सिंक्रोनस कम्युनिकेशन में क्या रहता है कि स्टार्ट बीट और स्टॉप बीट, स्टार्ट और स्टॉप बीट नहीं रहते हैं, स्टार्ट और स्टॉप बीट नहीं आते हैं। वो कैसे फंक्शंस करता है, वो क्लॉक के ऊपर टोटली डिपेंड रहता है। ये जो आपने क्लॉक दिया है वो क्लॉक के फंक्शन के ऊपर, क्लॉक की फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है, और उसके रिस्पेक्ट में वो अपना एक बीट जाना है, उसके बाद दूसरा बीट जाने देना है, उसके बाद तीसरा बीट जाने देना है, और यहाँ पर एक बीट सिलेक्ट करना है, दूसरे बीट को सिलेक्ट करना है, तीसरे बीट को रिसीव करना है। वो सब इसके क्लॉक के ऊपर डिपेंड रहता है। स्टार्ट स्टॉप पूरा, उसमें कोई भी स्टार्ट स्टॉप बीट नहीं रहते, जो कि मैंने एक्सप्लेन किया है कि एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन। तो एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन में कैसा रहता है कि पहला स्टार्ट बीट आता है,
स्टार्ट बीट के बाद पूरा डेटा रहता है, पूरा डेटा के बाद स्टॉप बीट आता है, ऐसा रहता है। लेकिन ये जो सिंक्रोनस कम्युनिकेशन है, सिंक्रोनस कम्युनिकेशन में कोई भी ऐसे स्टार्ट और स्टॉप बीट नहीं रहते, डेटा रहता है और जो क्लॉक होता है उसके ऊपर टोटली डिपेंड करता है, क्लॉक के रिस्पेक्ट में ये जो डेटा है ट्रांसफ़र होता है। तो मोड 0 अपना स्पेशल मोड है। आपने बुक में भी पढ़ा होगा तो आपको, मुझे पता है कि बुक में तो पूरा कन्फ्यूजिंग ही रहता है, लेकिन उसमें एक्चुअली क्या होता है कि जब 8051 कोई रिसीवर से कम्युनिकेट कर रहा है तो इसमें 2 पिन का यूज़ रहेगा, एक तो रिसीविंग पिन और एक ट्रांसमिटिंग पिन। तो रिसीविंग पिन अपना P3.0 है, ट्रांसमिटिंग पिन अपना P3.1 है। तो एक्चुअली क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है कि आपको डेटा को रिसीव भी करना है और क्लॉक के रिस्पेक्ट में। क्यों क्लॉक के रिस्पेक्ट में? क्योंकि क्लॉक के रिस्पेक्ट में आपका डेटा इन हो रहा है, क्लॉक के रिस्पेक्ट में डेटा आउट हो रहा है। तो पूरा यहाँ पर जो कम्युनिकेशन का प्रोटोकॉल है वो क्लॉक के रिस्पेक्ट में रह रहा है। तो इसके कारण मुझे एक पिन क्लॉक के लिए असाइन करना पड़ा और दूसरा डेटा के लिए। तो ये फिक्स हो गया, जो मेरा ट्रांसमिटिंग पिन है वो हमेशा क्लॉक को ट्रांसफ़र करेगा और जो मेरा रिसीविंग पिन है वो हमेशा डेटा को ट्रांसमिट या रिसीव करेगा, आइदर ट्रांसमिट करेगा रिसीव करेगा। यहाँ पर 2 फंक्शन है, ये मैंने ट्रांसमिट के लिए बताया कि यहाँ से मेरा डेटा ट्रांसमिट हो रहा है। डेटा ट्रांसमिट कहाँ से हो रहा है? यहाँ से हो रहा है, और यहाँ से डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है और यहाँ से क्लॉक ट्रांसफ़र हो रहा है। ओके, सेम ये रिसीवर के लिए है। यहाँ से मैं एक्सटर्नली डिवाइस से डेटा को रिसीव कर रहा हूँ यहाँ से। तो डेटा रिसीव कौन सी पिन के ऊपर हो रहा है? RxD पिन पे ही डेटा रिसीव हो रहा है और क्लॉक यहाँ पर रिसीव हो रहा है। तो यहाँ पर क्लॉक का इम्पोर्टेंट रहता है, क्योंकि क्लॉक के रिस्पेक्ट में मेरा डेटा वर्क करेगा, क्लॉक के रिस्पेक्ट में मेरा डेटा बाहर जाएगा, क्लॉक के रिस्पेक्ट में मेरा डेटा अंदर आएगा। तो पूरा क्लॉक के रिस्पेक्ट में रहता है, इसके कारण यहाँ पर कोई भी स्टार्ट और स्टॉप बिट नहीं रहते हैं। तो ये आपको एक जानना था। अभी यहाँ पर दूसरा भी उसका एक फंक्शन है कि उसका बॉड रेट फिक्स रहता है। तो फिक्स बॉड रेट उसका क्या रहता है कि जो भी आपकी ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी है, ऑसिलेटर की जो फ्रीक्वेंसी माइक्रो कंट्रोलर के बोर्ड के अंदर जो ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी रहता है, यूजुअली 12 मेगाहर्ट्ज़ रहता है। कम्युनिकेशन के लिए 11.0592 रहता है। ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं, आप जैसे जैसे पढ़ोगे, जैसे जैसे आपके इतने अंदर जाओगे, प्रोग्राम लिखोगे तो आपको याद रह जाएगा। तो यूजुअली इतना रहता है। बाय डिफ़ॉल्ट केल में आप जब रन करवाते हो 24 मेगाहर्ट्ज़ रहता है। तो ये ऑसिलेटर जो फिक्स बॉड रेट है, उसका बॉड रेट फिक्स है, तो बॉड रेट कितना है कुछ पर्टिकुलर होगा। तो जो ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी है, ये 3 अलग अलग, उसको डिवाइड बाय 24, मतलब मैं ले लूँ कि 11.0592 मेगाहर्ट्ज़ है, तो उसको मैं डिवाइड बाय 24 करता, सॉरी 24 नहीं 12, सॉरी फॉर माई मिस्टेक, इट्स 12 करने का है, 24 नहीं करने का है, इट्स माई मिस्टेक। जब मैं 12 करता हूँ तो जो भी मुझे मिला एक्चुअली क्या मिलेगा, मैं उसको डिवाइड करके देखता हूँ। 11.0592 इंटू 10⁻⁶, ओके, उसका इन्वर्स कर लेता हूँ। ओके, देन नॉट अ इन्वर्स, इट्स डिवाइड बाय 12, तो मुझे मिला 921.6 किलो हर्ट्ज़। तो ये जो आया, ये मेरा बॉड रेट आया, फिक्स बॉड रेट। ओके, मतलब फिक्स बॉड रेट ऐसे हम डिफाइन करते हैं। अभी यहाँ पर आपको पता होगा कि यहाँ पर कोई भी स्टार्ट स्टॉप बिट नहीं रहता है, और जो भी डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है वो कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है, पहले LSB जाएगा, यहाँ पर MSB रहता है 8 बिट में, और यहाँ पर LSB रहता है। तो जैसे ही डेटा स्टार्ट होता है तो आपको ये तो पता ही होगा कि पहले LSB ट्रांसफ़र होता है, फिर उसके बाद वाला, फिर उसके बाद वाला, और फिर लास्ट में MSB डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है। तो ये सिंपल कम्युनिकेशन है। आई होप आपको पूरा मोड 0 का समझ में आ गया होगा। ये क्या है कि एक्चुअली यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि RxD पिन डेटा के लिए ही रहता है। कोई भी कम्युनिकेशन हो, आप ट्रांसमिट कर रहे हो या रिसीव कर रहे हो, उसको मैटर नहीं करता, लेकिन जो आपका डेटा ट्रांसफ़र होगा वो P3.0 पिन पे ही होगा, और जो आपका क्लॉक ट्रांसफ़र होगा वो P3.1 पिन पर ही होगा। तो ये आपका मोड 0 का बेसिक फंक्शन है। आपको एग्जाम में भी ऐसे ही एक्सप्लेन करना है, बुक का रटना ही नहीं है, सिंपल ये ऐसा ड्रॉ करो, आपको जो समझ आया वो लिखो, और फिक्स बॉड रेट, इसका ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय 12 लिख दो, और उसमें कोई स्टार्ट स्टॉप बिट नहीं रहता है। तो ये आपका लॉजिक है, ये समझना है, आपको रटना बिल्कुल नहीं। आपको ये पता आ गया होगा कि मोड 0 अभी अपना कंप्लीट हो गया। अभी हम मोड 1 पे स्विच करते हैं। तो अभी हम मोड 0 का देख लिया है, अभी हम मोड 1 को देख रहे हैं। तो मोड 1 को में क्या है कि पहले तो बेसिक समझ लेते हैं कि वो एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन को फॉलो करता है, मतलब स्टार्ट और स्टॉप बिट तो अपने रहेंगे ही सिस्टम में, और ये जो डेटा ट्रांसफ़र कर रहा है वो 8 बिट डेटा ट्रांसफ़र कर रहा है। मतलब उसका बेसिक क्या है, कि यहाँ से मेरा जैसे ही डेटा आ रहा है, ये अपना मार्किंग स्टेट है, मार्किंग स्टेट मतलब 1 1 रहेगा, यहाँ पर कोई भी डेटा ट्रांसफ़र नहीं होगा। जैसे ही 0 होगा
वो क्या इंडिकेट करेगा, ये अपना स्टार्ट बीट है। स्टार्ट बीट के बाद क्या आएगा, D0 to D7, ये पूरा मेरा डेटा आ गया। डेटा आ गया, उसके बाद मेरा क्या आएगा, उसके बाद मेरा आएगा स्टॉप बीट, तो ये मेरा 1, ये मेरा आ गया स्टॉप बीट। तो ये सिंपल कम्युनिकेशन फॉलो करेगा। ये बाद में आ गए मार्किंग स्टेट। मार्किंग स्टेट यूजुअली अपना हाई रहता है, 1 रहता है। यहाँ पर आप देख रहे हो कि 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, कंटिन्यूसली 1 चला जाता है, ये अपना स्टॉप बीट है। तो ये एक पैटर्न फॉलो करता है एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन वाली। एक स्टार्ट बीट रहेगा, एक स्टॉप बीट रहेगा, इन बिटवीन पूरा डेटा रहेगा। इसको मुझे फ्रेम से डिफाइन करना है, ये पूरा फ्रेम हो गया। तो ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है आगे भी, तो आप सिंपल देख लो कि अभी मोड 1 में इसका इंपॉर्टेंट क्या है। तो ये 8 बिट UART, यूनिवर्सल एसिंक्रोनस रिसीविंग ट्रांसमिट। तो ये एक प्रोटोकॉल है, आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं। यूजुअली हम ये प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं डेटा ट्रांसफ़र और रिसीव करने के लिए। आपको ये समझो कि ये जो मोड है वो फुल डुप्लेक्स मोड है। फुल डुप्लेक्स, ये भी मैंने ऑलरेडी आगे के वीडियो में एक्सप्लेन किया है कि फुल डुप्लेक्स क्या है कि एट अ सेम टाइम मेरा डेटा ट्रांसफ़र भी होगा, मेरा डेटा रिसीव भी होगा। ये जो माइक्रो कंट्रोलर है ये एक्सटर्नल डिवाइस है, ये माइक्रो कंट्रोलर है एक्सटर्नल डिवाइस। तो एट अ सेम टाइम मेरा डेटा ट्रांसफ़र भी होगा और रिसीव भी होगा। तो ये अपना फुल डुप्लेक्स मोड है। आपको ये सब पॉइंट्स याद रखना है, एज अ पॉइंट। अब ऐसे पॉइंट याद रखो, क्योंकि इसका इंपॉर्टेंस आगे जब हम प्रोग्राम करेंगे तब मोड 1 का इंपॉर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है। पूरा प्रोग्रामिंग मोड 1 पे ही डिपेंड रहता है। आप मोड 0, मोड 2, मोड 3 तो देखने वाले भी नहीं हो, मुझे पता है। मोड 1 ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो मोड है वो मोड 1 का पूरा डिपेंड किसके ऊपर करता है, टाइमर 1 के ऊपर। क्योंकि ये अपना वेरिएबल बॉड रेट है, मतलब मल्टीपल बॉड रेट सिलेक्ट कर सकता हूँ ये मोड में। तो मुझे डिफरेंट बॉड रेट सिलेक्ट करना है, तो वो किसके रिस्पेक्ट में सिलेक्ट होगा, वो टाइमर 1 के रिस्पेक्ट में होगा। टाइमर के ओवरफ्लो के रिस्पेक्ट में मेरे बॉड रेट को सिलेक्ट करेगा, मैं बॉड रेट को सिलेक्ट करूँगा। तो टाइमर 1 को आपको पता होगा कि बेसिक में टाइमर 1 का बोलूँ तो टाइमर 1 कितना कैसा है, अपना 8 बिट ऑटो रीलोड है। उसका मतलब क्या है कि जैसे ही मेरा ओवरफ्लो होगा, ओवरफ्लो बीट हाई होगा। ओवरफ्लो मतलब टाइमर मेरा 0 टू FFH आया और FFH से वापस जब 0 होगा, तो ये जो कंडीशन आई उसको हम ओवरफ्लो बोलते हैं। और इस वाली कंडीशन पे मेरा आई थिंक सो TF1 इज़ अ ओवरफ्लो फ्लैग फॉर टाइमर 1, ये मेरा हाई होगा। ये इंडिकेट करेगा कि मेरा टाइमर ओवरफ्लो होके FF से 0 ओवरफ्लो मतलब क्या कि ये मेरी बाल्टी है, बाल्टी में मैंने पानी भर दिया, पूरा भर दिया, तो पानी कहाँ जाएगा, बाहर आ जाएगा, बाहर गिरने लगेगा, तो वो अपना ओवरफ्लो है। सेम FFH से जैसे 0 हुआ तो मेरा TF1 हाई हुआ। तो जैसे TF1 हाई होगा है, जो TH1 में जो डेटा है वो मेरा TL1 में चला जाएगा और टाइमर फिर से स्टार्ट हो जाएगा। ये एक ऑटो रीलोड का फंक्शन है कि जैसे मेरा ओवरफ्लो बीट हाई हुआ TH का डेटा TL में चला जाएगा और टाइमर फिर से स्टार्ट हो जाएगा। तो ये तो बेसिक समझ आया कि टाइमर 1 का फंक्शन क्या है, टाइमर 1 कैसे काम करता है। आपको चाहिए तो मैं टाइमर 1 पे टाइमर के ऊपर पर्टिकुलर वीडियो रख दूंगा, लेकिन जो आप मेरा वीडियो कंटिन्यूस में फॉलो करते आते हो तो आपको पता ही होगा कि टाइमर का यूज़ कैसे करते हैं हम लोग। ये सिंपल मैंने आपको समझाने के लिए रखा कि जैसे ओवरफ्लो होगा मेरा TH का डेटा TL में जाएगा। ये टाइमर 1 का फंक्शन है, टाइमर 1 ऐसे काम करता है। तो अभी एक्चुअली ये बॉड रेट है, बॉड रेट को मैं सिलेक्ट कैसे करूँगा, मैंने बोल तो दिया कि मल्टीपल बॉड रेट है, तो उसके लिए पूरा फॉर्मूला रहता है 2⁻S मोड। अभी इसको भूल जाओ, एस मोड क्या है, डिवाइड बाई 32 दैट इज़ अ कांस्टेंट इनटू ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी। आपको पता होगी कि ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी कौन सी यूज़ की है आपने सिस्टम में, डिवाइड बाय 12/256 माइनस TH1। ये TH1 जो वैल्यू है वो मैं ऐड करूँगा और इसके रिस्पेक्ट में मेरा टाइमर वर्क करेगा और उसके रिस्पेक्ट में मुझे पर्टिकुलर बॉड रेट देगा। अभी एस मोड क्या है कि पिकॉन एक रजिस्टर रहता है, उसमें एक एस मोड फंक्शन रहता है। एस मोड को मैं 1 भी कर सकता हूँ और एस मोड को मैं 0 भी कर सकता हूँ। और यहाँ पर 1 और 0 के रिस्पेक्ट में मेरा बॉड रेट का पूरा चेंज होगा, क्योंकि जब मैं 1 रखूँगा 2:1 रखूँगा तो मुझे 2 मिलेगा और 2:0 रखूँगा तो मुझे 1 मिलेगा। तो यहाँ पर 1 और 2 दो मिल सकता है। तो इसके रिस्पेक्ट में पिकॉन रजिस्टर के थ्रू पिकॉन के अंदर एस मोड रहता है। पिकॉन पूरा रजिस्टर है, उसमें जो पहला बिट रहता है वो एसकॉन रहता है। इसको मैं 1 और 0 कर सकता हूँ और उसके रिस्पेक्ट में मेरा पूरा फॉर्मूला चेंज होगा। दैट इज़ अ सेकेंडरी थिंग, पिकॉन के ऊपर आगे मैं समझा रहा हूँ, लेकिन अभी आप समझ सकते हो कि जब मेरा एस मोड 1 है,
अभी मैं एक पर्टिकुलरली बॉड रेट, अभी मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि मुझे 9600 बॉड रेट के ऊपर डेटा ट्रांसफ़र करना है, तो मुझे TH1 में कौन सी वैल्यू लोड करनी पड़ेगी। ओके, तो मैं वो पूरा कैलकुलेशन करता हूँ कि 9600, अभी मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि मेरा 1 है, एस मोड 1 रेट, 2:1, मतलब यहाँ पर 2 आएगा, डिवाइड बाई 32, 2:1 अपना 2 रहता है। ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी में कंसिडर कर लेता हूँ 11.0592 मेगाहर्ट्ज़। ओके, और डिवाइड बाय 12, 256 माइनस TH1, मतलब TH1 में कोई डेटा ऐड करना है और इसका कैलकुलेशन करना है। तो मैं इसको कैलकुलेट करूँ तो ये 2 इंटू 16, यहाँ पर 16 आ जाएगा, 16 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, पहले इसको और इसको करते हैं कि 11 बचा क्या मेरा, ये मेरा बचा क्या 11.0592 इंटू 10⁻6, इसको मैं हर्ट्ज़ में ले लेता हूँ। नीचे बचा 16 और यहाँ पर बचा 12, 256 माइनस TH1। तो अभी हम क्या करेंगे कि 11.0592 इंटू 10⁻6 डिवाइड बाई 16, ओके, और डिवाइड बाई 12, 16 और 12 से डिवाइड कर दिया तो मुझे क्या मिला 9600, 57600, ये दोनों ने मैंने यहाँ पर डिवाइड कर दिया तो 256 माइनस TH1 बचा है। इसको मैं इस तरफ ले जाता हूँ 256 माइनस TH1 को, और यहाँ पर 576600 9600 यहाँ पर नीचे आ जाएगा। ओके, तो इसको मैं डिवाइड करूँ 57600 डिवाइड बाई 9600, तो मेरा 6 आया। 256 माइनस TH1 इज इक्वल टू 6, मुझे ये मिला। तो अभी मेरा 6 इस तरफ चला जाएगा और TH1 इस तरफ आ जाएगा, मतलब 256 माइनस 6 इज इक्वल टू TH1, मतलब TH1 इज इक्वल टू 250। तो ये जो अपना आया वो TH1 का वैल्यू आया, लेकिन वो किस में आया, डेसिमल में आया। तो डेसिमल तो हेक्साडेसिमल करते हो आप, तो मैं एक बार करके देखता हूँ डायरेक्टली कैलकुलेटर से गूगल पर, जो भी डेटा आया वो मेरा TH1 में ऐड करेगा हेक्साडेसिमल वैल्यू। और दूसरा मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, जिसमें आप कन्वर्ट कर सकते हो कि डेसिमल टू हेक्साडेसिमल आप कैसे कर सकते हो। डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, ये अपना वही है, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। तो मैं ये वैल्यू देख लेता हूँ कि कौन सी वैल्यू आ रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो मेरा 250 का डेसिमल है वो FAX आता है, तो ये मेरा हेक्साडेसिमल वैल्यू है, ये मेरा वैल्यू TH1 में है। लेकिन अभी आपको वो भी देखना है, अभी मैं पूरा टेबल लिखता हूँ, उसमें जब भी आप कैलकुलेट करो तब आप डैम श्योर हो कि आपका एस मोड 0 है या 2 है या 1 है। मतलब जो एस मोड है वो आपका 1 है, तो 1 है तो आपका 2 रहेगा, 0 है तो 1 हो जाएगा। तो जब मैं 0 रहता हूँ, जब मेरा एस मोड 0 रहता है, 0, ये तो मैंने पूरा 1 के लिए कैलकुलेट किया, लेकिन जब 0 रहता है तब डिफरेंट बॉड रेट 9600, 4800, 2400, 1200, ये मेरा डिफरेंट बॉड रेट है। उसमें जो मेरा TH1 का वैल्यू जो मिलता है, TH1 जिसको हमने पूरा कैलकुलेट करके फाइंड किया, वो क्या आता है, FD हेक्स आता है जब मेरा 9600 रहता है, FAX आता है जब मेरा 4800 रहता है। 2400 के लिए अपना क्या होता है, FAH, और यहाँ पर F4H आता है 2400 के लिए, और 1200 के लिए E8X आता है। अभी ये मुझे पूछो मत कि आपने कैसे लाया, ये मैंने डायरेक्टली लिया है। आपको क्या करना है कि पूरा कैलकुलेट करना है, एक बार कैलकुलेट करो तो आपको समझ आ जाएगा। क्योंकि कैलकुलेट करने के बाद ही आपको डैम श्योर होगा कि नहीं, कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं कर सकता हूँ। यही फार्मूला है, कुछ भी नहीं है, सिंपल ये फार्मूला है, ये खाली फार्मूला को फॉलो करना है। उसमें आपको क्या बदलना है, खाली एस मोड बदलना है, ये पूरा फार्मूला ऐसे कवर होता है। ये एस मोड इसके स्क्वायर में, स्क्वायर 2 एस मोड है। तो यहाँ पर जब 9600 लिखोगे और ये अपना 1 रहेगा तो मेरा ये आएगा। लेकिन जब 9600 लिखोगे, जब मेरा 0 रहेगा, एस मोड 0 रहेगा, मतलब ये 1 हो जाएगा, तो मेरा क्या आएगा, FDX आएगा। आप इसमें कंफ्यूज मत हो कि ये तो मैंने 9600 पे फाइंड किया तो मेरा FAX मिला और यहाँ तो FDX है, लेकिन वो क्यों है, ये जो आया वो एस मोड 0 के लिए था, ये जो मैंने फाइंड किया वो एस मोड 1 के लिए था, एस मोड 1, ये 1, ये एस मोड है। एस मोड 0 रहेगा, एस मोड 0 रहेगा तो ये 1 हो जाएगा, मतलब ये पूरा वैल्यू 1 हो जाएगा, ये पूरा वैल्यू ये लिखा हुआ है। ये सिंपल है, आप देख लो, कुछ कॉन्फ्यूजिंग नहीं है। ये 2:s मोड में है, यहाँ पर 0 या 1 हो सकता है, तो जब 0 होगा तो मेरा इतना बॉड रेट FDX आएगा, बॉड रेट इसके ऊपर इतना आएगा, और जब 1 है तो मेरा ये आएगा।
तो आई होप आपको ये यहाँ तक समझ आ गया होगा कि मोड 1 का इम्पोर्टेंट क्या है, उसका कैलकुलेशन क्या है। मुझे पता है बुक में तो पूरा पूरा उल्टा पुल्टा करके रखते हैं, वो डिवाइड बाय 12 करते हैं, 28 करते हैं और उसको मतलब वो डिवाइड करके जाते हैं और डायरेक्टली 3 या 6 या ऐसा कुछ फाइंड करते हैं और उसको एफ से माइनस करते हैं तो एफ डी एक्स मिलता है। ये मेथड भी है, ये मेथड भी है, लेकिन उसको फॉलो करने की ज़रूरत ही क्या है। आपके पास फॉर्मूला इतना अच्छा है तो फॉर्मूला फॉलो करो, बाकी कुछ रटने की ज़रूरत नहीं है। ये मुझे ये डिवाइड करना है, ये डिवाइड करना है, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। सिंपल एक ही फॉर्मूला याद रखो और पूरा जो चाहिए वो फाइंड करो। तो ये मेरा मोड 1 पूरा कंप्लीट हो गया। अभी हम मोड 2 के ऊपर स्विच करते हैं। तो अभी मैं चालू करता हूँ कि मोड 2 क्या है। तो मोड 2 आपको पता होगा कि ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया है कि वो 9 बिट है, 9 बिट डेटा ट्रांसफ़र करता है विथ फिक्स बॉड रेट। तो 9 बिट डेटा क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर मार्किंग स्टेट है, क्योंकि 1 रहता है यूजुअली। उसके बाद क्या रहता है कि अपना एक स्टार्ट बिट रहता है, ये अपना एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन को फॉलो करता है। यस, एसिंक्रोनस मतलब यहाँ पर स्टार्ट स्टॉप बिट आएंगे। मोड 2 खाली मोड 0 जो मोड 0 है वही अपना सिंक्रोनस कम्युनिकेशन को फॉलो करता है। बाकी जो मोड 1, 2 और 3 तीन अपने एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन को फॉलो करते हैं। मतलब यहाँ पर मोड 1, 2 और 3 दोनों के लिए अपना तीनों के लिए अपना स्टार्ट और स्टॉप बिट रहेगा। लेकिन जो मोड 0 है उसमें स्टार्ट स्टॉप बिट नहीं रहेगा, वो पूरा क्लॉक से कंट्रोल होगा। तो ये एक अपना स्टार्ट बिट आ गया जो कि 0 है। फिर अपना डेटा आ गया, डेटा टोटल 8 बिट डेटा आया, 8 बिट डेटा। ये अपना एक स्टार्ट बिट है तो उसका 1 बिट ले लेते हैं। फिर यहाँ पर एक 9th बिट एक्स्ट्रा बिट हम ट्रांसफ़र करते हैं, उसका 1 बिट ले लेते हैं। ये 0 या 1 हो सकता है। और ये अपना स्टॉप बिट है, स्टॉप बिट 1 बिट। तो टोटल देख रहे हो कि 1 प्लस 1 2, 2 और 8 10, 10 प्लस 1 11। तो टोटल जो डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है वो 11 बिट डेटा ट्रांसफ़र हुआ है। 11 बिट में डेटा ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, ये इसका पर्टिकुलर फंक्शन है। आप 9th बिट को 0 या 1 कर सकते हैं, 9th बिट को। और उसके रिस्पेक्ट में मैंने आगे एक्सप्लेन किया था कि जब मैंने एस्कॉन रजिस्टर एक्सप्लेन किया था, एस्कॉन, तो आपको पता होगा कि SM0, SM1 और SM2 रहता है। तो जो SM2 का फंक्शन है उसको 0 और 1 करवा के हम जो डेटा रिसीव करते थे RB8 और TB8 में, उसके रिस्पेक्ट में मैं RI और TI को जो फ्लैग है मेरे अंदर एस्कॉन में ही, ऐसे मतलब ये कंफ्यूजिंग था उस टाइम भी, मैंने बोला था कि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसीलिए मैं यहाँ पर फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये अपना एस्कॉन रजिस्टर था। ओके, उसमें कुछ REN था मुझे, हाँ, RB8 TB8 TI RI। ओके, ये देख लेना कि कुछ आगे पीछे तो नहीं है, लेकिन ऐसा था मेरा। आई थिंक सो ऐसा ही होगा। इधर ये दोनों आगे पीछे हो सकते हैं और ये दोनों आगे पीछे हो सकते हैं, बाकी ये तो फिक्स है। उसमें क्या मैंने एक्सप्लेन किया था, जब मेरा SM0 को मैं 1 रखता हूँ तो SM0 1 रखूँगा तो वो क्या करेगा, RB8 में जो डेटा रिसीव होगा वो देखेगा। जब तक मेरा RB8 में ज़ीरो नहीं होगा, ये अपना RB8 है, 9th बिट डेटा, जो कि RB8 में जाएगा जब मैं डेटा रिसीव कर रहा हूँ। ऐसा समझो कि ये जो डेटा आ रहा है वो कोई एक्सटर्नल डिवाइस से आ रहा है, माइक्रो कंट्रोलर के अंदर। माइक्रो कंट्रोलर ये डेटा रिसीव कर रहा है और जब तक मेरा TB8 में 0 रिसीव नहीं होगा तब तक ये फ्लैग RI जो कि रिसीविंग इंटरप्ट है, मैंने डेटा रिसीव कर दिया है वो दिखा रहा है, वो 1 नहीं हो सकता। ये सॉफ्टवेयर से होता है, सॉफ्टवेयर से ये 1 हो रहा है, ये माइक्रो कंट्रोलर खुद 1 करवा रहा है। माइक्रो कंट्रोलर इसको 1 कब करवाएगा, जब टोटल डेटा रिसीव हो जाएगा। टोटल डेटा मतलब सभी डेटा जो एक्सटर्नल डिवाइस से आ रहा है, वो सभी डेटा रिसीव हो जाने के बाद ही RI फ्लैग 1 होगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि SM2 को मैं 1 कर रहा हूँ। SM2 क्या चेक करेगा, जब तक मेरा RB8 0 नहीं हो रहा है तब तक मैं RI को 1 नहीं करूँगा। मतलब ऐसा समझो कि ये जो एक्सटर्नल डिवाइस से जो डेटा आ रहा है वो 1 आ रहा है, यहाँ पर मुझे 1 आ रहा है, तो मतलब यहाँ पर 1 आएगा, RB8 में 1 आएगा, तो मैंने इसको 1 करके रखा है। तो ये क्या चेक करेगा कि RB8 में तो 1 है, मतलब 0 तो आया ही नहीं, तो 0 नहीं आया तब तक मैं इसको RI को सेट नहीं करूँगा। मतलब ये वाली कंडीशन के अंदर मेरा RI 1 होगा ही नहीं। मतलब ये पर्टिकुलर फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। जब आप कोई एक्सपर्ट कम्युनिकेशन कर रहे हो, आपको कुछ पर्टिकुलर ज़रूरत है कि यहाँ पर मुझे बीट चेक करना है, या फिर आपको ऐसा है कि मुझे मल्टीपल डेटा मिल रहा है कि मुझे ये डेटा D0 to D7 मिला, फिर से मुझे D0 to D7 मिला, उसके बाद फिर से मुझे D0 to D7 मिला, लेकिन मुझे यही डेटा चाहिए,
ये दोनों नहीं चाहिए, तो आप क्या करोगे, एक बीट असाइन कर दोगे जो कि मेरा 9th बीट है, कि 9 बीट को 0 कर दो, ये जो 9th बीट है उसको 1 कर दो, यहाँ पर जो है। तो ये डेटा रिसीव नहीं करेगा, ये दो डेटा रिसीव नहीं करेगा, वो खाली ये डेटा ही रिसीव करेगा। तो ऐसे हम इसको 9th बीट को यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने ऑलरेडी आगे के वीडियो में एक्सप्लेन करके रखा है, लेकिन आपको थोड़ा समझ आए इसीलिए मैं इसमें इन डेप्थ चला गया। ये इसका नहीं है, ये पूरा इसका कॉन्सेप्ट है ही नहीं, ये उसको हटा दो, ये खाली आपको समझने के लिए था। अभी हम वापस यहाँ पर आ जाते हैं। तो ये क्या करेगा कि यहाँ पर 11 बीट रहते हैं, एक स्टार्ट बीट रहता है, एक स्टॉप बीट रहता है, एक 9th बीट रहता है और बीच में अपना डेटा रहता है। तो यहाँ पर भी जो TB8 यहाँ पर जो डेटा आ रहा है वो मेरा 9th बीट है। तो एस्कॉन रजिस्टर में TB8 और RB8 बीट रहता है। तो जो TB8 में क्या जाएगा, 9th बीट जो मेरा जा रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है, मतलब माइक्रो कंट्रोलर कोई डेटा ट्रांसफ़र कर रहा है यहाँ पर रिसीवर में, तो इसका जो 9th बीट है वो किस में स्टोर होगा, TB8 में स्टोर होगा। और माइक्रो कंट्रोलर कोई डेटा रिसीव कर रहा है, तो जो 9th बीट है वो किस में स्टोर होगा, RB8 में स्टोर होगा। ये भी मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है। और ये जो 9th बीट है, ये जो 9th बीट है वो कौन सा वाला 9th बीट है, ये वाला 9th बीट है, ये वाला 9th। तो ये एक्चुअली ऐसे काम कर रहा है। अभी यहाँ पर आप फिक्स बॉड रेट है, मतलब यहाँ पर दो बॉड रेट ही मिलते हैं। तो वो दो बॉड रेट कौन कौन से है, तो उसके लिए मैं फार्मूला बता दूँ। तो यहाँ पर जो बॉड रेट का फार्मूला रहता है वो कैसा रहता है, 2:s मोड। एस मोड तो आएगा ही, डिवाइड बाय क्या रहता है, 64 इंटू ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी रहता है। ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी अपना कौन सा, कि माइक्रो कंट्रोलर के अंदर जो ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी आता है 11.0592 हम रखते हैं, 12 रखते हैं, 24 रखता है मेगाहर्ट्ज़। मैंने ऑलरेडी आगे एक्सप्लेन किया ऐसा, ये अपना ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी। तो इसके रिस्पेक्ट में मेरा बॉड रेट का फॉर्मूला बन रहा है। तो यहाँ पर दो कंडीशन आएगी, क्योंकि एस मोड मेरा 0 भी हो सकता है और एस मोड मेरा 1 भी हो सकता है। तो जब 0 रखूँगा तो ये 1 हो जाएगा, मतलब 1 हो जाएगा, मतलब बॉड रेट 2:s मोड मेरा 0 रखूँगा तो मुझे क्या, कौन सा बॉड रेट मिलेगा, यहाँ पर ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी 2:0 मेरा 1 हो जाएगा। तो 1 डिवाइड बाई 64 इंटू ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी, ये मेरा बॉड रेट है। और सेम दूसरा बॉड रेट क्या, कौन सा मिलेगा, दूसरा बॉड रेट जब मैं इसको 1 रखूँगा तो 2:1 डिवाइड बाई 64 इंटू ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी। तो 2:1 मेरा 2 रहेगा, तो 32 32 इंटू 2 64 आता है। तो 1 डिवाइड बाई 32 इंटू ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी। तो मुझे ये दो बॉड रेट मिले, ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी को डिवाइड बाई 32 कर दो, ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी को डिवाइड बाई 64 कर दो। 64 कब करना है, 64 कब करना है, जब मैं 0 रखूँगा, एस मोड को 0 रखूँगा तो मेरा 64 आएगा। जब एस मोड को 1 रखूँगा, एस मोड को जब 0 रखूँगा तो मेरा 61 डिवाइड बाई 64 आएगा, और 1 रखूँगा तो 1 डिवाइड बाई 32 आएगा। ये सिंपल ही ये दो के ऊपर काम करता है, मतलब दो बॉड रेट मिलते हैं, एक और दो, एकदम सिंपल है। आपको सिर्फ एस मोड को 1 या 0 करना है। तो ये एक्चुअली मेरा मोड 2 पूरा कंप्लीट हो गया। मैंने मोड 1 कंप्लीट किया, मैंने मोड 0 कंप्लीट किया, मैंने मोड 2 कंप्लीट किया। अभी मोड 3 आप मास्टर बन गए हो। अभी आपको मोड 3 सीखने की ज़रूरत ही नहीं। मोड 3 क्या है, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया, 9th बीट है। 9th बीट मतलब इसके जैसा मैंने मोड 2 एक्सप्लेन किया है। 9th बीट है मतलब ऐसा डेटा रहेगा, एक स्टार्ट बीट रहेगा, 8 बीट डेटा रहेगा, एक स्टॉप बीट रहेगा और एक 9th बीट रहेगा। 9th बीट और स्टॉप बीट रहेगा, ये मतलब 9th बीट रहेगा मोड 3 में। और ये वेरिएबल है। वेरिएबल मतलब कौन सा, इसके जैसा, मोड 1 जैसा। वेरिएबल मतलब टाइमर 1 के ऊपर पूरा रहेगा, ये सेम फार्मूला आएगा, इसके रिस्पेक्ट में रहेगा पूरा। लेकिन बीट एक एक्स्ट्रा आ गया, इस यही डेटा आएगा, यही फार्मूला आएगा टाइमर 1 के रिस्पेक्ट में। बॉड रेट डिफरेंट बॉड रेट सिलेक्ट कर सकते हो बाय दिस फार्मूला। खाली आपको क्या करना है, खाली आपको ये मोड एस मोड का एक ध्यान रखना है और एसिलेटर फ्रीक्वेंसी कौन सा यूज़ किया है वो ध्यान रखना है। उसके ऊपर से मैं TH1 फाइंड कर सकता हूँ। तो मोड 3 मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है कि आपको आ गया होगा, जो आपने आगे के मोड अच्छे से समझे होगे। तो मोड 3 अपना क्या होता है, वो 9th बीट है। 9th बीट मतलब 9th बीट डेटा ट्रांसफ़र होगा। 9th बीट मतलब एक अपना स्टार्ट बीट, फिर मेरा पूरा डेटा D0 to D7, फिर मेरा 9th बीट, फिर मेरा एक आएगा स्टॉप बीट। तो टोटल मेरा हो गया 11 बीट, मोड 2 के जैसा। तो 9th बीट डेटा ट्रांसफ़र होगा। 9th बीट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसको हम एक्चुअली बोलते हैं स्टार्ट और स्टार्ट बीट और स्टॉप बीट को कंसिडर नहीं करते। एक्चुअल डेटा D0 to D7 प्लस ये एक्स्ट्रा बीट, मतलब टोटल हुआ 8 बीट प्लस ये 1 बीट,
तो टोटल 9th बीट हुआ। तो ये इसके कारण हम 9th बीट बोलते हैं। बाकी आप इसको 11 बीट बोलोगे, लेकिन हम स्टार्ट और स्टॉप बीट को कंसिडर नहीं करते। मतलब ये 2 कम हो गया मतलब 9 बीट आ गया। UART और ये वेरिएबल बॉड रेट। वेरिएबल बॉड रेट मतलब यहाँ पर पूरा टाइमर 1 के रिस्पेक्ट में पूरा बॉड रेट वाला फॉर्मूला आएगा और आप डिफरेंट बॉड रेट सिलेक्ट कर सकते हो। तो मोड 3 इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ मोड 1 एंड मोड 2। आप ऐसा समझ सकते हो। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। मुझे पता है आपको टोटली मोड 1 में जो भी डाउट था वो पूरा सॉल्व हो गया होगा, लेकिन अभी भी कोई भी डाउट है तो आप सिंपल कमेंट करो, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल इनफाइनाइट नॉलेज एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस दैट बेल आइकन। तो अभी हमने पूरा थियोरेटिकल पार्ट कंप्लीट कर दिया। थियोरेटिकल पार्ट मतलब जो कम्युनिकेशन का जो भी थियोरेटिकल पार्ट था वो पूरा कंप्लीट कर दिया। अभी हम बेसिक प्रोग्राम के ऊपर स्विच करेंगे। बेसिक कैसे डेटा ट्रांसफ़र होता है, कैसे डेटा रिसीव होता है, उसके प्रोग्राम के ऊपर स्विच करेंगे। और वो मतलब अपने आगे के ये जो प्लेलिस्ट, ये जो 5 या 6 वीडियो बने हैं थियोरेटिकल वीडियो, जो आपने अच्छे से समझा होगा तो आप इजीली प्रोग्राम बना सकते हो। मैंने पहले ही वीडियो में बोला था कि आप खाली थियरी समझो। एक बार थियरी अच्छे से समझ लोगे, एक्चुअल सिस्टम में क्या हो रहा है वो समझ लोगे तो आप प्रोग्राम इजीली बना सकते हो। प्रोग्राम रटने की ज़रूरत ही नहीं है। मुझे पता है कि सीरियल कम्युनिकेशन का प्रोग्राम उतना इजी नहीं रहता है, उसमें पता ही नहीं चलता है कि क्या हो क्या रहा है। लेकिन वो कब पता चलेगा कि जब आप ये पहले के 5 वीडियो अच्छे से देख लिए होगे। पहले के 5 वीडियो देखो, फिर प्रोग्रामिंग के वीडियो देखो। मैं श्योर हूँ कि आपको जो सीरियल कम्युनिकेशन का जो डर था वो डर चला जाएगा। अब ये वीडियो देखो खाली, और आप मुझे कमेंट करके बताना कि कैसा रहा मेरा वीडियो, कैसा लगा। उसको क्या कोई आप फीडबैक देना चाहते हो वो भी देखो। मुझे कुछ इम्प्रूवमेंट करना चाहिए मेरे, तो वो भी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो। अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।